नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। अल्जाइमर के इलाज के लिए शोध, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, भारत के पहले एस्ट्रोसैट लॉन्च के अलावा जानेंगे कैसा रहा भारतीय विज्ञान का 70 के दशक से अब तक का सफर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत का पहला ऑब्जर्वेशनल क्लास सैटेलाइट एस्ट्रोसैट प्रक्षेपण के लिए तैयार। 28 सितंबर को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। भारत का कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट। अल्जाइमर पर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों का शोध, परीक्षण द्वारा की नोवल बायोमार्कर की खोज। अब मधुमेह रोगी भी खा सकेंगे चावल। महाराष्ट्र के वैज्ञानिकों ने किया चावल की नई प्रजाति का आविष्कार। और खोज खबर में इस हफ्ते जानेंगे भारतीय विज्ञान के 70 के दशक से अब तक के सफर के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। 28 सितंबर को भारत अपना पहला ऑब्जर्वेशनल क्लास सैटेलाइट एस्ट्रोसैट लॉन्च करेगा। इसकी घोषणा इसरो के अध्यक्ष किरण कुमार ने पुणे में आयोजित स्पेस मिशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में दी। परीक्षण के बाद पूरी तरह से तैयार एस्ट्रोसैट को श्रीहरिकोटा लाया गया है, जहां से इसे लॉन्च किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। साल 2008 में चंद्रयान और साल 2013 में मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के बाद अब हमारा देश अपने खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण करने के लिए तैयार है। खगोल विज्ञान को समर्पित देश का ये पहला उपग्रह 18 सितंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसकी घोषणा इसरो के चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार ने 18 अगस्त को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में आयोजित कार्यक्रम स्पेस मिशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव के दौरान की। We expect to launch this satellite AstroSat on the 28th of next month, that is in September, and this one has the scientific objectives of to understand high energy processes in binary systems containing neutron stars, black hole sources, estimate magnetic fields of neutron stars, and this will provide simultaneous multi-wavelength observations using single satellite, and it has got a UV telescope, then the soft X-rays, then large area X-ray proportional counter, and also CZTI instrument. एस्ट्रोसैट भारत का खगोल विज्ञान को समर्पित पहला सैटेलाइट है जो 1996 में देश के शुरू किए गए एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट को विस्तार प्रदान करेगा। एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक बड़ा सा टेलीस्कोप है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष और खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए किया जाता है। एस्ट्रोसैट अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्स-रे के साधनों और चार्ज पार्टिकल मॉनिटर्स के साथ 6 उपकरणों से युक्त 750 किलो का वैज्ञानिक पेलोड अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाएगा। एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष में एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी के रूप में कार्य करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ये एस्ट्रोसैट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस मौके पर डॉक्टर कुमार ने कहा कि इसरो विभिन्न शिक्षण संस्थानों के नवीनतम विचारों और कार्यों को अपनाने के लिए तैयार है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य में इसरो से होने वाले प्रक्षेपणों के लिए पेलोड तैयार करने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मंगलयान अपने शेष बचे 40 किलो ईंधन के साथ निर्धारित समय तक अंतरिक्ष जांच का अपना कार्य जारी रखेगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने एक नया इतिहास रचा। जी हां, केरल का कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो सौर ऊर्जा से चल रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए एयरपोर्ट के पास 45 एकड़ में फैले कार्गो कॉम्प्लेक्स में 12 मेगावाट पीक वाला प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें 46,150 सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस सोलर पैनल से एयरपोर्ट को रोजाना 50 से 60 हजार यूनिट बिजली मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट।
जहां सौर ऊर्जा से संचालित विमान सोलर इंपल्स 2 ने 7 समंदर पार कर विज्ञान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल किया है, वहीं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट बन गया है। देश के इस प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने 18 अगस्त को किया। ये 12 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें कार्गो कॉम्प्लेक्स के पास करीब 45 एकड़ भूमि पर 46,000 सोलर पैनल बिछाए गए हैं। इससे कोचीन एयरपोर्ट हर दिन 52,000 यूनिट सोलर पावर का उत्पादन करेगा। इसमें से 49,000 यूनिट सोलर पावर का इस्तेमाल एयरपोर्ट पर ही होगा, जबकि बाकी बचे 3,000 यूनिट केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिए जाएंगे। एयरपोर्ट द्वारा सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि आने वाले 25 सालों में कोयला आधारित पावर प्लांट में बिजली बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली 3 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्लांट की मदद से रोका जा सकेगा। 3 लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोकना 30 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। अगर कोचीन एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है, तो वहीं विंड एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट साल 2012 में इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह में बनाया गया। आज जब देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो कोचीन एयरपोर्ट का उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम अक्षय ऊर्जा से जुड़ी रिसर्च को बल प्रदान करता है। अल्जाइमर्स दिमाग से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जिसके कारणों का पता जल्द नहीं लग पाता, जिससे इलाज में भी देरी हो जाती है। अल्जाइमर के कारणों का पता लगाने के लिए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभात मंडल और उनके दल ने शोध किया है, जिसमें उन्होंने दिमाग में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन के परीक्षण द्वारा नोवल बायोमार्कर की खोज की है। ये परीक्षण 130 लोगों पर किया गया, जिसके बाद इस शोध के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर एक मानसिक रोग है। अल्जाइमर पीड़ित व्यक्ति बढ़ती उम्र के साथ अपनी याददाश्त खो देता है। दुनिया में लगभग 35 लाख लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। वैज्ञानिकों को आज तक अल्जाइमर होने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया, जिससे मरीजों का सही इलाज करने में कई बाधाएं आती रही हैं। अब तक मेडिकल साइंस अल्जाइमर का मुख्य कारण दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स को होने वाले नुकसान को मानती आई है। एक अनुमान के मुताबिक ये नुकसान दिमाग में प्रोटीन प्लाक्स के बनने की वजह से होता है। We do not give X-ray, we do not give any blood test. We are asking the person to go into the MRI scanner, and that is a normal MRI people know, and we do the MRI and we know the location of the brain where it is the problem. We put the chemical analysis on that spot, and then we about 10 minutes person goes into the brain, MRI scanner, we ask them to listen songs so that there is no tension at all, and then we detect the chemical like we are detecting here, we are detecting the hippocampus region, and then we say, after the analysis is done, then we say, okay, this is, you have this much amount. So we have a level like somebody have a sugar level of different range. Based on that, we are actually measuring the how much glutathione you are normal and how much you are abnormal on the basis of hippocampus glutathione content. अल्जाइमर की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। सेंटर के एक वैज्ञानिक दल ने डॉक्टर प्रभात मंडल के नेतृत्व में 130 लोगों पर शोध कर अल्जाइमर के सही कारणों के पता लगने का दावा किया है। ये शोध 40 अल्जाइमर रोगियों, 41 माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले लोगों और 49 स्वस्थ व्यक्तियों पर किया गया। इस शोध में पाया गया कि अल्जाइमर होने का कारण दिमाग में हिप्पोकैम्पस रीजन में मौजूद ग्लूटाथियोन का कम होना है। ग्लूटाथियोन, जिसे हम GSH भी कहते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट दिमाग की सुरक्षा करता है और उसे हर नुकसान से बचाता है। डॉक्टर प्रभात की रिसर्च से पता चला है कि अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में GSH का स्तर कम हो जाता है। इसके कारण
व्यक्ति चीजों को भूलने लगता है और अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। अभी तक दिमाग में मौजूद GSH यानी ग्लूटाथियोन के स्तर का अंदाजा इमेजिंग टेस्टों के जरिए लगाया जाता था, लेकिन अब डॉक्टर प्रभात मंडल की खोजी गई नई तकनीक से अल्जाइमर को गहराई से समझने में सहायता मिलेगी। बीमारी का पता जल्दी चलेगा तो इलाज भी जल्दी होगा, साथ ही दवाओं के विकास में भी तेजी आएगी। डॉक्टर प्रभात की शोध के इन निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल बायोलॉजिकल साइकेट्री फॉर पब्लिकेशन में प्रकाशित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2050 तक 65 साल के वर्ग का हर 85वां व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित होगा। ऐसे में डॉक्टर प्रभात और उनकी टीम का किया गया ये अध्ययन अल्जाइमर के इलाज की दिशा में आशा की नई किरण प्रदान करता है। अब मधुमेह रोगियों को चावल से परहेज करने की जरूरत नहीं है। अब वो जब चाहें जी भर के चावल खा सकते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के डॉक्टर बाला साहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ में लाल चावल की खोज की गई है। ये चावल आयरन और कैल्शियम से भरपूर तो है ही, इसमें शुगर की मात्रा भी काफी कम है, लिहाजा ये चावल मधुमेह रोगियों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको चावल पसंद हैं, लेकिन डायबिटीज के चलते आप चावल खा नहीं सकते। मधुमेह के मरीजों को अक्सर डॉक्टर चावल से परहेज करने की राय देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मधुमेह के मरीज भी अब बिना किसी हिचकिचाहट के चावल खा सकेंगे। महाराष्ट्र के डॉक्टर बाला साहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ ने लाल चावल की एक ऐसी किस्म इजाद की है जिसे खाने से मधुमेह के रोगियों को कोई स्वास्थ्य हानि नहीं होगी। लाल चावल की इस नई किस्म के दाने छोटे होने के साथ साथ आयरन और कैल्शियम से भरपूर हैं। चावल की इस लाल किस्म में सफेद चावल के मुकाबले शुगर की मात्रा नाम मात्र है, यानी इनमें मिठास कम है। We have tried to develop a rice which is at par with our fine rices, and fortunately through our hybrid breeding program we could come to the stage that we have that kind of rices, red rices, and we are distributed it in different trials are there. Very soon we are going to release this kind of rices. लाल चावल की ये किस्म पौष्टिक है और अब तक चावल खाने से गुरेज करने वाले मधुमेह के मरीजों के लिए नुकसानदायक भी नहीं। शोध के अनुसार सफेद चावल खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 10% तक बढ़ जाता है, लेकिन लाल चावल खाने से मधुमेह के मरीजों का शुगर लेवल सामान्य रहता है। कोंकण में होने वाले लाल चावल की पैदावार सफेद चावल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है, इसलिए कृषि की दृष्टि से वहां के किसानों के लिए भी सफेद की बजाय लाल चावल की खेती करना फायदे का सौदा है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब देश और विदेश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चल रही हलचलों पर नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस में। एक आश्चर्यजनक खोज में कीट वैज्ञानिकों को पता चला है कि भारत विश्व के सबसे सूक्ष्म उड़ने वाले कीट का घर है। फेरी फ्लाइज के वर्ग का ये कीट तमिलनाडु के येरकॉड में एक कीट जाल में पाया गया। इसका नाम कीकी हूना है। केवल 0.16 मिलीमीटर का कीकी हूना एक बहुकोशिकीय जीव है। ये कोशिकीय जीवों की तुलना में छोटा होता है। छोटा होने के बावजूद भी ये बड़े जीवों के समान सभी कार्य कर सकता है। कीकी हूना दूसरे कीटों के अंडों में अपने अंडे देता है। 20 साल पहले त्रिनिदाद में पाया गया कीकी हूना हवाई, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। एक तरफ जहां शोधकर्ता कीकी हूना की खोज के बाद कीड़ों के संरक्षण में जुटे हैं, वहीं तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर में भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम बनाने की तैयारी है। इस संग्रहालय में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों से एकत्र
1 लाख कीटों का संग्रह करने की योजना है। संग्रहालय में स्थलीय, जलीय और पौधों पर रहने वाले कीटों को रखा जाएगा। कीटों के इस संग्रह में क्लियोपेट्रा के साथ साथ कीटों की अन्य 29 प्रजातियां भी होंगी, जिनमें बीटल भी शामिल होंगे। ये संग्रहालय छात्रों, कीट वैज्ञानिकों, किसानों और शौकिया तौर पर कीटों का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। 13 अगस्त को यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोज़ेटा अंतरिक्ष यान अपने मिशन के महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा। 13 अगस्त को रोज़ेटा सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा। रोज़ेटा धूमकेतु 67P चुर्युमोव जेरेसिमेंको पर नजर रखने के साथ साथ इसका सूक्ष्मता से अध्ययन भी कर रहा है। ये पेरिहीलियन तब हुआ जब 2:03 पर धूमकेतु सूर्य के 146 मिलियन किलोमीटर की रेंज के अंदर आया। धूमकेतु की गतिविधि में सर्वाधिक तीव्रता पेरिहीलियन और इसके बाद के हफ्ते में देखी गई। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इन दिनों में उड़ी, गर्द और गैसों के जरिए रोज़ेटा को धूमकेतु संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। प्राचीन माया सभ्यता पर रोशनी डालते हुए ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको के पुरातत्वविदों ने चिचेन इत्जा के भव्य कुकलकन कैसल पिरामिड के नीचे पवित्र सिंक होल गुफा का पता लगाया है। सेनेट कही जाने वाली ये गुफा एक जल निकाय है जो 35 मीटर तक फैली हुई है और इसकी गहराई 20 मीटर है। इस खोज के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में संरचना के आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रोड रखने और जमीन को बिजली का करंट देना शामिल है। करंट छोड़े जाने के दौरान मापा जाता है कि क्या जमीन में ऐसे उप सतह तत्व मौजूद हैं जिनमें से करंट पास होने पर विद्युत क्षमता या तो कम होती है या बढ़ती है। इस तकनीक से प्राप्त सूचनाओं को एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए भूमिगत क्षेत्र का 3D डायमेंशनल मैप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक, स्वास्थ्य से लेकर संचार तक, विज्ञान के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें भारत ने 70 के बाद के दशकों में नए कीर्तिमान स्थापित किए। श्वेत क्रांति से भारत में दूध की नदियां बहीं तो ब्लू रेवोल्यूशन से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला। टेलीफोन और टीवी जैसे संचार साधनों के क्षेत्र में भी भारत ने खूब उन्नति की। पिछले हफ्ते हमने आपको 50 से 70 के दशकों में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की तस्वीर दिखाई। अपने इस खास सेगमेंट खोज खबर में इस हफ्ते भी आज हम इस सफर को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि 70 के बाद के दशकों में भारत ने विज्ञान के क्षेत्रों में क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। आजादी के बाद हमारे देश ने 50 से लेकर 70 के दशक में कृषि, उद्योग और परमाणु व अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति की। इसके बाद के सालों में विकास की ये गति कहीं धीमी नहीं पड़ी। सत्तर के दशक में भारत ने औद्योगिकरण और व्यापार नीतियों में किए गए संशोधनों के जरिए आर्थिक उदारीकरण की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। 80 का दशक स्वास्थ्य सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के नाम रहा। 80 के दशक में आईटी के क्षेत्र में क्रांति आई। 1981 में इन्फोसिस की स्थापना के साथ आईटी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से देश में 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का गठन किया गया। 90 की शुरुआत में CDAC ने सफलतापूर्वक सुपर कंप्यूटर सीरीज परम को विकसित किया। परम का लोहा सारी दुनिया ने माना। आज सारी दुनिया परम का निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में इस्तेमाल करती है। मौजूदा वक्त में भारत वेब और इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है। तकनीकी तौर पर हमारे देश ने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, रेलवे जैसी संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन और स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं की शुरुआत कर नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस समय भारतीय गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी आईटी इंडस्ट्रीज में प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं। 80 का ही वो दशक था जब हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सारी दुनिया से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया।
इस क्षेत्र में भारत ने उस समय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 पर सवार भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय यात्री बने। इसी दौरान इसरो ने रोहिणी और इनसैट सीरीज के एरियन और भास्कर जैसे सुप्रसिद्ध उपग्रहों का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया। 80 के आखिर और 90 की शुरुआत में देश ने ऑपरेशन फ्लड में सफलता हासिल की। ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। पशु स्वास्थ्य के लिए तैयार किए गए रक्षा वैक्सीन, थिलेरियोसिस के वैक्सीन और प्रोटीन फीड व यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक्स के जरिए पशुओं की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हुई और भारत में श्वेत क्रांति आई। इसी तरह ब्लू और येलो रेवोल्यूशन के जरिए हमारा देश मछली, समुद्री उत्पाद और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। 90 के दशक में हमारा देश परमाणु ऊर्जा और औद्योगिकरण के क्षेत्र में हो रहे विकास का गवाह बना। 90 की शुरुआत में ही रूस ने परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत के साथ सहयोग शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत ने सफलतापूर्वक दुनिया के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कलपक्कम में की। 11 मई 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कर देश को न्यूक्लियर पावर नेशंस की लीग में जगह दिलवाई। 21वीं सदी का पहला दशक इंडियाज डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के तौर पर जाना जाता है। इस दौरान भारत ने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिकरण और अंतरिक्ष सहित हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की। इसरो के माध्यम से देश ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की का दौर देखा। साल 2001 में लद्दाख के लेह में देश की पहली खगोलीय वेधशाला की स्थापना हुई। इस वेधशाला में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाया गया। साल 2004 में इसरो ने सफलतापूर्वक एड्यूसैट उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र और इंटरैक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की जरूरत को पूरा करना था। साल 2008 में चंद्रयान के जरिए भारत ने विश्व के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपना अहम योगदान दर्ज करवाया। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज के साथ साथ इसकी सतह के नीचे एक बड़ी गुफा होने की अहम जानकारी दी। 2010 से लेकर 2015 के 5 सालों में देश की तरक्की का यह सफर आगे बढ़ा। इस अवधि के दौरान देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इसमें प्रमुख था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित विश्व का दूसरा बड़ा गामा रे टेलीस्कोप, द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को विशेष तौर पर खराब मौसम के दौरान उम्दा परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। साल 2014 के 25 सर्वश्रेष्ठ आविष्कार में से एक है मंगलयान। इसी साल इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भी विकसित किया गया। साल 2014 में भारत ने हुदहुद तूफान की समय पर और सही भविष्यवाणी देने के साथ साथ उम्दा आपदा प्रबंधन कर दुनिया को चकित कर दिया। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नैनो मिशन के परिणाम स्वरूप नैनो हाइड्रोजल आधारित आई ड्रॉप, पेयजल से कीटनाशक हटाने की तकनीक, आर्सेनिक और फ्लोराइड हटाने के लिए वाटर फिल्टर और नैनो सिल्वर आधारित एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल कोटिंग जैसे उपयोगी उत्पादों का निर्माण मुमकिन हुआ। आज सारी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता का लोहा मानती है। भारत न सिर्फ सर्न प्रयोगों में पर्यवेक्षक है, बल्कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का आधिकारिक सदस्य भी है। देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो
उम्मीद है ज्ञान विज्ञान का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।